नमस्कार, सुमेश गीतोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एक हम लोग सीरीज चला रहे हैं नेट सेट एग्जाम के लिए, मोटिवेशन फॉर यूथ, जिसमें हम लोग जो नए बैच के जो कैंडिडेट हैं नेट सेट एग्जाम क्वालिफाई हो रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, उनको हम अपने चैनल पर लाते हैं ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो उसका मार्गदर्शन ले सकें, उनका लाभ प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में आज हमारे बीच श्री कमल किशोर जांगड़े जी हैं, जो कि एज अ गेस्ट लेक्चरर के रूप में कोंडागांव महाविद्यालय में अभी कार्यरत थे और लगभग ये पिछले 6 सालों से गेस्ट लेक्चरर के रूप में ये कार्यरत हैं। अभी सेट 2024 में लाइफ साइंस में इनका सीजी सेट क्वालिफाई हुआ है। बहुत बहुत बधाई कमल आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और थोड़ा सा मैं इनके बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जब मैं मालखुर्दा कॉलेज में था तो वहाँ ये स्टूडेंट के रूप में थे। फर्स्ट ईयर से एडमिशन लिए थे, पीजी वगैरह वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद आगे चल के इनका जितना ग्रुप है सभी लोग सेट क्वालिफाई हो चुके हैं अभी तक, और अलग अलग विषय में है, और कुछ तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन चुके हैं इनके साथ वाले। तो बहुत बहुत बधाई और आपको अभी शुभकामनाएं असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर जॉब अभी जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो थोड़ा सा आप अपना परिचय बताएंगे कि आपका शैक्षणिक बैकग्राउंड है, गांव कहाँ है और आप किस प्रकार स्टडी किए हैं अपने पीजी तक का, उसके बारे में। सर्वप्रथम सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आपके चैनल में मुझे इनवाइट किया, और जैसे कि आप जो चला रहे हैं नेशनल मतलब यूथ फॉर मोटिवेशन, उस चैनल में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे कि मेरा नाम कमल किशोर जांगड़े है, मैं मालखुर्दा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम खर्री का निवासी हूँ। मेरा प्रारंभिक जो स्नातक की जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट शासकीय गवर्नमेंट वेदराम महाविद्यालय मालखुर्दा से हुआ। मैंने पीजी कॉलेज जो है साइंस कॉलेज बिलासपुर से अपना पूर्ण किया। उसके बाद सर जैसे ही मैंने एमएससी पास आउट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा मैं पीएससी की कोचिंग वगैरह के लिए थोड़ा पीएससी के बाहर चला गया था, और पीएससी की कोचिंग वगैरह के लिए मेरा जो प्रारंभिक रुझान था वो पीएससी था। अच्छा। और मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचिंग लाइन में अपना आगे का करियर बनाऊं। मेरा शुरू से रुझान था प्रशासनिक सेवा। अच्छा। तो मैं टीचिंग लाइन से थोड़ा अलग हो गया था। उसके बाद सर मैं 1 आध साल जो है पीएससी की तैयारी किया। फिर उसके बाद जैसे मेंस वगैरह में कि 1 साल मैंने प्री और मेंस के दोनों की तैयारी की। अच्छा। आगे की अब क्या होता है कि घर से थोड़ा सा अलग होके स्वयं के जीविकोपार्जन के लिए कुछ करके तैयारी करने के लिए मैंने कॉलेज एज ए गेस्ट लेक्चरर जहाँ आसपास निकला था, तो मैंने 6 साल जो है शासकीय शहीद वीरनारायण सिंह महाविद्यालय बिलेगढ़ में एज अ जूलॉजी गेस्ट लेक्चर के रूप में कार्यरत वहाँ था मैं। उसके बाद जैसे ही शासन की पॉलिसी आई, उस दौरान सर 2017, 18, 19 में 3 बार जो सेट का निकला हुआ था, उसमें जो कि मेरा रुझान पीएससी था। पहले मैं गेस्ट लेक्चरर के रूप में पढ़ा रहा था, लेकिन कभी भी मैंने ऐसा तैयारी करके सेट नेट की परीक्षा, उस दौरान सर 5 साल में मैंने एक बार भी नेट का एग्जाम नहीं दिया। अच्छा। मतलब मेरा शुरू से ही प्रशासनिक रुझान था। उसके बाद सर जैसे ही पॉलिसी बनी शासन की और अपन गेस्ट लेक्चर से बाहर हुए, कंफर्ट जोन से बाहर हुए, तो लगा कि अब 6 साल जो है हमने कॉलेज को दे दिया, अब हमारे पास ना तो पीएससी है ना तो गेस्ट लेक्चर है। तो जैसे ही कंफर्ट जोन से अपन बाहर निकले तो लगा कि अब आगे हायर एजुकेशन में जो कि इतने साल सब हम दे दिए, तो अब इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने सर 3-4 महीने अच्छे से मतलब बंद कमरे में तैयारी किया हुआ है। फिर उसके बाद अभी सर वर्तमान में जो है सेट क्वालिफाई हुआ सर मैं। बहुत बढ़िया। देखिए, प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं वो एक अलग क्षेत्र होता है, और आप टीचिंग इसमें आएंगे तो वो अलग क्षेत्र है, क्योंकि सिलेबस दोनों का अलग अलग है। हाँ ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको छत्तीसगढ़ में एक आपको सेम सिलेबस लगेगा, लेकिन चूँकि प्रशासनिक जॉब की तैयारी कर रहे थे आप, और वहाँ से फिर आप इस उच्च शिक्षा की ओर अपना ध्यान आकृष्ट किए कि मेरे को अब लंबा सेवा यहाँ दे चुका हूँ तो इसी में मैं जाऊँगा करके। अच्छी बात है, क्योंकि सहायक प्राध्यापक का जो पद है वो एक बढ़िया पद है, अच्छी सैलरी है, साथ ही साथ आपको एक लाइफ टाइम आपको टीचिंग करने का एक अवसर मिलेगा। बच्चों से हमेशा टीचिंग में ही आप बात करेंगे और हमेशा आपके दिमाग में वही चीज़ रहेगा। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये सहायक प्राध्यापक का, और इसके लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं। तो भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए निश्चित रूप से आप प्रयास करेंगे, इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं हैं मेरी। जी सर, धन्यवाद।
तो ये जो सेट एग्जाम के बारे में जो छात्र पढ़ रहे हैं अभी, है ना, हम सीधा मुद्दे पर आते हैं कि उस सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हम कैसे तैयारी करें। जैसा आपने कुछ तैयारी किया होगा लाइफ साइंस में, है ना, तो उसको आप शेयर करें हमारे स्टूडेंट के साथ कि जो जैसे कि 2 पेपर होता है इसमें, है ना, एक टीचिंग एप्टीट्यूड का है, अपना सब्जेक्ट का है। तो पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट पेपर की बात करेंगे कि उसकी तैयारी आपने कैसे किया, उसका सिलेबस के बारे में थोड़ा सा, और क्या क्या आपने बुक इसके लिए हायर किया था, इसको बताने का प्रश्न करेंगे। जी सर। सर जैसे कि सेट परीक्षा में जो प्रारंभिक जो पेपर होता है, पहला पेपर, वो आपका एप्टीट्यूड का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पेपर होता है सर, मैंने तो सबसे पहले उस समय सर आपसे भी मैंने बात किया था, आपने भी मुझे बहुत सारे पुस्तक सजेशन किया था, आपने भी काफ़ी मुझे गाइडेंस किया हुआ था सर। वैसे मेरे काफ़ी जो दोस्त थे सर मेरे सब्जेक्ट में, उन लोग नेट वाले थे, नेट क्वालिफाई, तो उन लोग पहला पेपर के बारे में उतना ज़्यादा नहीं बता पाए जितना सब्जेक्ट के बारे में बता पाए। तो सर जैसे मुझे आपने बताया, जैसे KVS मदान की जो एक फेमस पुस्तक है जिसको अधिकतर UGC नेट वाले पढ़ते हैं, सबसे पहले सर मैंने उसको लिया। उसके बाद सर मैंने और काफ़ी कई दोस्त से बात किया जिन्होंने सेट क्वालिफाई किया हुआ है, पहले पेपर में अच्छे उनके स्कोरिंग है, और आपके जो चैनल में आपने जितने भी प्रोफेसर सर लोगों का जो बनाया है, जिन्होंने सजेस्ट किया कि पहले पेपर पे अपन कैसे स्कोरिंग करें, उनका भी मैंने काफ़ी मतलब सहारा लिया सर। तो एक फिर उसके बाद मैंने अध्ययन की भी पुस्तक ले ली। बीच बीच में सर मैं अध्ययन का दिखता था, लेकिन पहला जो KVS मदान सर, उसको मैंने सर मैं अभी आपको बताऊं कि आज भी मैं उस पुस्तक को रखा हूँ, और ऐसा कोई पेज नहीं है जहाँ जिसमें 2 से 3 बार हाईलाइटनर न चला हो। तो लगभग मैंने 2 से 3 बार सर KVS मदान का बुक खत्म किया था। उसके बाद सर मैं अध्ययन के भी बुक फिनिश कर दिया। उसके अलावा सर अभी तक 3 बार जो पेपर हुआ है सेट का, उसका क्वेश्चन पेपर निकाल के उसको मैंने सॉल्व किया। उसके बाद सर एक आईफास का राजस्थान में जो कोचिंग चलाते हैं, उन्होंने पूरे राज्य में अभी तक जितने भी सेट परीक्षाएं हुई हैं, उसका जो पहला पेपर है उसका वो क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, उसका भी मैंने मंगाया सर, उसको भी मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद सर एक यूथ कंपटीशन का एक पहला पेपर का, जितने भी आज तक छत्तीसगढ़ मतलब भारत में UGC नेट का पेपर हुआ, एग्जाम हुआ, उसका पहला पेपर का क्वेश्चन पेपर वो निकालते हैं सर, उसको भी लिया सर, उसको भी मैंने खत्म किया। बढ़िया है जी। लेकिन सर इतना करने के बाद मुझे ये पता चला कि मतलब हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ से आएगा, लेकिन सर कोई भी हम एक पुस्तक ले लें और उससे अपना बेसिक क्लियर कर लें। हाँ, और मुझे यही पता चला कि हम कोई भी एक पुस्तक ले लें, जैसे KVS मदान का है या अध्ययन का है, कोई भी एक पुस्तक, और उससे अपना बेसिक क्लियर कर लें सर, तो उससे बहुत बेनिफिट होता है। सही बात है। तो ये जो फर्स्ट पेपर में देखिए, फर्स्ट पेपर स्कोरिंग पेपर है जी, है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिसाइड करता है आपका जी, है, क्योंकि हम तो ये मान के चलते हैं कि सब्जेक्ट वाले हैं तो अपने सब्जेक्ट में माहिर रहते हैं, है ना, तो उसमें अच्छा स्कोर ले जाते हैं जी। लेकिन सेट एग्जाम में, नेट एग्जाम, फर्स्ट पेपर बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है जी। और निश्चित रूप से आप जैसा बता रहे थे उस टाइप की 60% के लगभग आपका फर्स्ट पेपर में जी सर, मेरा 36 सही हुआ सर, 50 में, तो कम से कम मतलब 72% आपका है जी, है ना, तो काफी अच्छा स्कोर था फर्स्ट पेपर में जी। अब इस बात को मैंने बार बार आपको बोला था कि फर्स्ट पेपर में जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना आपका क्वालिफाई होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा जी। चलिए, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, इन्होंने जितना बुक आपको बताया है और अपने पढ़ने का टेक्निक बताया है, उसको आप फॉलो करिए फर्स्ट पेपर के लिए। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड पेपर में आपका जी, लाइफ साइंस में। इसकी तैयारी आप कैसे की? सर मैं विगत वर्षों से कॉलेज में पढ़ा रहा था, उसका तो बेनिफिट सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट वालों को मिलता है, मुझे भी उसमें मिला अपने सब्जेक्ट का। सर लेकिन क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लीजिए, या कई बोलते हैं पाथफाइंडर की पुस्तक पढ़ लीजिए, कई बोलते हैं कि नीट की पुस्तक ले लीजिए। सर जैसे कि अधिकतर आप देखेंगे तो हमारे लाइफ साइंस के लिए पाथफाइंडर का बुक सजेस्ट किया जाता है। मैंने भी सर पाथफाइंडर की पुस्तक के मेरे पास भी है, नीट की पुस्तक भी है। लेकिन सर जैसे अभी क्वेश्चन आया हमारे लाइफ साइंस का कि जितने भी अभी पेपर हुआ सर, उसमें सबसे सरल जो स्तर था, ऐसा सबका कहना था, पेपर भी ऐसा मीडियम लेवल का था, मॉडरेट एवरेज था, काफी सरल था। उसमें क्या हुआ सर, जिन्होंने हाई लेवल पे पढ़ा लेकिन बेसिक छूट गया, तो सर मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि
सबसे पहले हम कोई 11 या 12 का हाँ। नीट लेवल की पुस्तक, जो जैसे मैं इरर बायोलॉजी में अच्छा। पढ़ा था सर, हाँ। 11वीं का, हाँ। उसमें सबसे पहले अपन बेसिक क्लियर कर ले। इसमें होता क्या है सर कि अगर हाई लेवल का क्वेश्चन तो आता ही है, हाँ। लेकिन कभी सरल आ गया तो अगर आप 11वीं का इरर बायोलॉजी पढ़ लेते हैं सर, तो वो इतना तो कंफर्म है कि उसमें आपका सेट क्वालिफाई हो जाएगा, इतना उसमें कंटेंट प्रोवाइड रहता है सर। और इसके बाद जैसे लाइफ साइंस, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा काफी है बड़ा ना? है, जी। काफ़ी बड़ा है, तो उसको आप कैसे मैनेज किए? क्योंकि सिलेबस आप देखेंगे कि तो बॉटनी भी आता है, बायोटेक्नोलॉजी भी आता है, जी। बहुत सारे सब्जेक्ट मिक्स हो जाते हैं। जी। तो आपका जूलॉजी था, जी। है ना? तो उसको कैसे किए? क्योंकि इस बार जूलॉजी वाले में ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है। जी। सर मैं तो सर सब्जेक्ट मैं काफ़ी कम पढ़ता था, हाँ। क्योंकि मुझे अपने सब्जेक्ट में मेरा कमांड पहले से था। हाँ। और जितने पहले प्रारंभिक मैंने परीक्षा दिलाया सेट में, उसमें मेरा जो कम नंबर होता था वो पहला प्रथम पेपर था। अच्छा। तो सर मैं इस बार मतलब जितने, जैसे अगर मैं 6 घंटा पढ़ा, 8 घंटा पढ़ा, तो उसमें सर मैं 4 से 6 घंटा पहले ही पेपर पढ़ता था। अच्छा। तो सब्जेक्ट के लिए सर जैसे कि उसमें अपने 13 यूनिट है सर, हाँ। अपने लाइफ साइंस हाँ। में। तो जैसे अपने मैं जैसे जूलॉजी वाला हूँ, हाँ। तो उसमें मेरा जैसे इकोलॉजी हो हाँ। गया, आपका सेल बायोलॉजी हो हाँ। गया, एनिमल फिजियोलॉजी हाँ। हो गया, डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो गया, जो जो सर हमारा जो बेसिक चीज़ें हैं जो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें सर मैं विगत वर्षों का जो क्वेश्चन पेपर देखा, हाँ। निकाला, उसमें देखा कि कौन से पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन Question रिपीटेड होते repeat हैं, होते हैं। और हमेशा उस पोर्शन से क्वेश्चन आता ही हाँ। आता है। हाँ। तो वैसे वैसे पोर्शन को सर मैंने जहाँ समझ में आया हाँ। वहाँ मेरे फ्रेंड लोग हैं वहाँ से हाँ। पूछा, हम्म। नहीं कई यूट्यूब चैनल में बहुत सारे हाँ। वीडियो हाँ। उपलब्ध हैं, हम्म। वहाँ से किया सर, नोट्स बनाया, और सिर्फ सर अपने से कोशिश किया कि जहाँ जहाँ से मतलब क्वालिफाई हो सकूं, हम्म। इतना मैंने मैनेज किया सर। और मेरा सबसे ज़्यादा फोकस प्रारंभिक पेपर ही था सर। बहुत बढ़िया। तो ये आप जो नए स्टूडेंट हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं बिना कोचिंग के हम लोग नेट सेट नहीं निकाल सकते, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सर मैं अगर कहूँ तो मतलब अगर आप सेल्फ तैयारी करें हाँ। तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है हाँ। सर, जितना मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस कर पा रहा हूँ अभी। हाँ। और अभी जैसे मैं अभी आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करूँगा, हाँ। तो मैं सर बिना कोचिंग के, हाँ। मतलब मैं सर, मेरा सपना है कि मैं छत्तीसगढ़ में अपने जूलॉजी में प्रथम रैंक लेके आऊँ छत्तीसगढ़ में। बढ़िया। और आगामी उस रिजल्ट में मेरा पूरा भरोसा है, हाँ। कॉन्फिडेंस तो नहीं हाँ। कि मैं ज़रूर अपना जगह बनाऊंगा। तो सेल्फ तैयारी से सर हर चीज़ मुकाम हासिल किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। रिजल्ट आया तो जैसे पेपर आप दे के आए सेट का, जी। तो उस समय क्या चल रहा था मन में कि क्वालिफाई हो जाऊंगा? सर मैं, जैसा मेरा पहला पेपर सर जिस हिसाब से मैं तैयारी किया हाँ। था, सर जिस हिसाब से मैं तैयारी किया था उतना मेरा पहला पेपर नहीं बन पाया, नहीं बन पाया। क्योंकि मैं इतना मैं ज़्यादा पढ़ दिया था हाँ। प्रारंभिक पेपर को। तो उस हिसाब से जैसे लोगों ने कहा काफ़ी इजी आया था, हाँ। मुझे कठिन लगा हाँ। पहला पेपर। तो पहले पेपर में मेरा मतलब निकलने के बाद एक कॉन्फिडेंस था, ठीक ठाक हाँ। बना, लेकिन जिस स्तर से बनना चाहिए वो संतुष्टि नहीं थी। लेकिन सर जैसे ही सेकंड पेपर अपना हुआ सब्जेक्टिव, उसमें सर जैसे मैं निकलते साथ मुझे खुद से वो हो गया कि हाँ। मेरा इस बार हो रहा है, क्लियर हो रहा है। हाँ, पता चल जाता है। जी, वहाँ जी, पे जी, एक जी। कॉन्फिडेंस आ जाता है मन में। जी जी जी। और रिजल्ट आने के बाद क्या प्रतिक्रिया हुई? सर रिजल्ट आने के बाद सर कि मतलब बिना नेट सेट सर मैं इतने सालों से कॉलेज में पढ़ा है, इसकी बिना नेट सेट के हम हायर एजुकेशन में कुछ भी के नहीं समान है। हाँ, बिल्कुल सही। और मेरे जितने भी मित्र हैं सर, हाँ। सब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हाँ। और मेरे बैच वाले सब अच्छे अच्छे मुकाम पे हैं। हाँ। कई प्रशासनिक सेवा में हैं, कई सहायक प्राध्यापक हाँ। हैं, और कई व्याख्याता भी हैं हाँ। सर। इसमें मैं ही छूट गया था सर, हाँ। तो काफ़ी एक शर्मिंदगी महसूस होती थी कि इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। तो हाँ। मैं ये कहना चाहूँगा सर सबको कि परीक्षा तो बाद की बात है, लेकिन जैसे सर हम जिस सब्जेक्ट में पीजी हैं, हाँ। तो खुद के लिए सर एक नेट सेट होता है, तो खुद के कॉन्फिडेंस के लिए और खुद के नज़रों में एक सम्मान के लिए नेट सेट होना बहुत ही आवश्यक है सर। और हायर एजुकेशन के लिए तो मुख्य हाँ, है। क्योंकि ये इसके बिना भी एलिजिबल नहीं होंगे एपी के एग्जाम दिलाने के लिए। जी। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सब्जेक्ट में पकड़ होना चाहिए, उसी की तैयारी करना चाहिए, और जितना हो सके आप कंटिन्यू मेहनत कीजिए, पुराने पेपर देखिए, पैटर्न देखिए, उसके अनुसार आप तैयारी करेंगे तो कोई चीज़ असंभव नहीं है आज के समय में। इसके बाद हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि आप कुछ रिसर्च पेपर भी कंटिन्यू पब्लिश करवा रहे हैं अपना, और कुछ बटरफ्लाई के बारे में भी आप सुने हैं कि बटरफ्लाई के ऊपर आपने कुछ शोध चल रहा है आपका, कि
इस संबंध में थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को आप बताएं। जी सर, अभी सर क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च एंड इनोवेशन भी हाँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। एनईपी के तहत तो और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो गया है कि हम स्टूडेंट में रिसर्च डेवलप करें। तो सर गेस्ट में पढ़ाते पढ़ाते समय अपने यहाँ हमारे यहाँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर सर आए थे, डॉक्टर एच एन टंडन सर। वो उनके मार्गदर्शन में सर मैं बटरफ्लाई के बारे में जाना, प्रारंभिक ज्ञान जो है। तो सर धीरे धीरे अपने एरिया में जितने भी, जैसे मैं जूलॉजी वाला हूँ, तो एक जैसे कोई बॉटनी वाला है तो आसपास में जितने भी प्लांट हैं उसका वो नाम जैसे जानते हैं जनरली, वैसे सर मैं कोशिश किया कि अपने आसपास में जितने भी जीव जंतु हैं, तो मेरा सर विशेष रुचि बटरफ्लाई पे गया। तो देखा कि मैं इसके आसपास के बारे में इसके जानूं कि क्या नाम है, लोकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है। तो सर उस समय कोरोना काल चल रहा था, 3 साल जब लॉकडाउन था, उस समय सर मैंने मोबाइल कैमरा से ही अपने गांव के एरिया में आसपास जितने भी जगह पर जहाँ पर थोड़ा सा नेचर है, वहाँ पर घर के पीछे जो बाड़ी होता है वहाँ आसपास नदी किनारे वगैरह में बटरफ्लाई का फोटो क्लिक करना शुरू किया और उसके बारे में धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना शुरू किया। धीरे धीरे पता चला कि मेरे को कुछ नया बटरफ्लाई मिला है। तो सर फिर उसके बाद मैंने रिसर्च पेपर उसको पब्लिश कराना शुरू कर दिया। बटरफ्लाई के ऊपर था। और अभी वर्तमान में सर अभी 2 न्यू एडिशन बटरफ्लाई का नाम मतलब मेरे रिसर्च पेपर पे है। अच्छा। और लगभग मैं 100 बटरफ्लाई को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ सर, देख के उसका साइंटिफिक नेम, उसका लोकल नेम। अच्छा। तो ये जो कर रहे हैं आप बटरफ्लाई के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं जी, तो उसको एक रिसर्च के बाद एक पेटेंट कराने का भी रहता है, पेटेंट कराने का, इसके बारे में थोड़ा सोचे हैं कि नहीं, क्योंकि नया चीज हो ऐसा जी जो आपके नाम से हो। सर एक्चुअली में जो हमारा जूलॉजी में जो जीव जंतु संबंधित होता है, इसका अगर आपको पेटेंट कराना है सर, तो ये चीज़ें जो है जैसे वो मैंने जो ढूंढा है वो सर वो छत्तीसगढ़ में नया है। अच्छा। इंडिया में ऑलरेडी वो है। अच्छा। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है और वो स्वाभाविक सी बात है कि हम इस पर जारी रखें हैं अपना काम, तो कुछ ऐसा भी स्पीसीज मिले जो पूरे इंडिया में नया हो, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया हो, तो वो बिल्कुल जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसको आइडेंटिफाई करके पेटेंट कराता है उसका। तो इस पर अभी काम चल रहा है सर, और काफ़ी अपनी डाइवर्सिटी है अपने छत्तीसगढ़ में, अपने जांजगीर चांपा में, अपनी शक्ति में। बिल्कुल जी। तो एक देखिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप देखिए कि जो आपके सामने बैठे हुए गेस्ट लेक्चर के रूप में कमल किशोर जी, उन्होंने उनका आप समय देखिए कि गेस्ट लेक्चर में रहते हुए फिर सेट क्वालिफाई किए और फिर रिसर्च में भी इनका ध्यान अभी चल रहा है नए नए इनोवेशन की ओर। तो जितने भी जब तक खोजी प्रवृत्ति के नहीं होंगे, आप रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होंगे आज के समय में, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी एनईपी का भी एक दौर चल रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सब चीज़ इंक्लूड है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा सर कि उस समय सर क्या होता था कि रिसर्च पेपर में जैसे आप लोग जैसे नियमित सहायक प्राध्यापक हैं, तो अभी मैं जैसे गेस्ट लेक्चरर हूँ सर, तो रिसर्च पेपर का जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर जब नियमित बनते तो उसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू रहती है उतना गेस्ट लेक्चरर पे नहीं हो पाता है। लेकिन सर शासन की जैसी पॉलिसी बनी, उसमें क्या था सर कि हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो अचानक से जब हम लोग बाहर हो गए अपने पोस्ट से, तो हम लोग सब ढूंढ के सब लोग तैयारी में लगे हुए थे। हम लोग वैकेंसी ढूंढ रहे थे कि कहाँ खाली है, क्योंकि वहाँ तो अब सब जगह आसपास में नेट सेट आने वाले थे। तो सर इस रिसर्च पेपर का सबसे ज़्यादा फायदा मुझे वहाँ मिला कि पॉलिसी में लिखा था कि एक रिसर्च पेपर में 2 नंबर मिलेगा जी। तो वहाँ सर मैंने देखा कि जहाँ मैंने फॉर्म डाला था वहाँ बहुत कम, मतलब 2% बस लोगों के पास पेपर था। और उसी रिसर्च पेपर की वजह से सर मुझे जो है अभी मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ मैं मेरिट पे मुझे बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी उसमें। बहुत बढ़िया है ना। तो आपको पुनः अग्रिम शुभकामनाएं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जी सर। और जैसा कि कमल किशोर जी ने जितना भी चीज़ें बताई है वो एक अनुभव शेयर किए हैं, और हमारा जो चैनल है आप लोग जान रहे हैं कि एक मार्गदर्शन के रूप में हम लोग अपना चैनल चला रहे हैं, ताकि जो ग्रामीण इलाके के जो बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उनको एक गाइडेंस मिल सके, है ना। क्योंकि बहुत लोग तो बिना गाइडेंस के ही असफल हो जाते हैं। उनको एक प्रॉपर तरीका मालूम होना चाहिए पढ़ने का, तो अब कहीं ना कहीं वो एक सही दिशा में जाएंगे तो उनको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो हमारा एक कार्यक्रम के जो हम YouTube चैनल चला रहे हैं उसका उद्देश्य एकमात्र यही है,
और जो मेरा जो चैनल है एकदम निःशुल्क चैनल है, फ्री चैनल है, तो अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। और अगले वीडियो में हम ऐसे ही और अन्य विषयों के जो स्टेट नेट क्वालिफाई है या रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर है उनको आपके बीच हम जल्द से जल्द लाएंगे और अन्य विषयों के बारे में भी हम आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।